गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन शमशेर बहादुर सिंह इनका जीवन परिचय देखा था। अपन ने देखा था कि किस प्रकार से इनका जीवन जो है वो बहुत अधिक संघर्ष में जीवन रहा, पर संघर्ष में जीवन रहते हुए भी इनकी कविताओं पर उनका कोई किसी प्रकार से प्रभाव देखने को नहीं मिलता, बल्कि इनकी कविताएं उन संघर्ष से और अधिक निखर करके सामने आई। उनके संघर्ष में जीवन का उनके ऊपर कोई कविताओं पर प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ये देखा हमने ये देखा कि हिंदी साहित्य में उनका जो स्थान है वो प्रारंभ में उनकी कविताओं पर जो छाप देखने को मिलती है वो प्रगतिशील विचारधारा की छाप देखने को मिलती है, पर धीरे धीरे वो प्रयोगवाद की तरफ अग्रसर हुए और आगे ने उनकी कविताओं को प्रयोगवाद की एक पहचान दी। उन्होंने अपने तार सप्तक में उनको स्थान दिया और प्रयोगवादी कवि जो नए नए अपने काव्य में प्रयोग कर रहे थे वो छाप इनके काव्य में भी देखने को मिलती है। तो ये अपन ने देखा था इनकी जो कविता, अपनी जो पाठ्य पुस्तक में जो कविता यहाँ पर संकलित की गई है उषा कविता, उसके बारे में अपन देखते हैं। अब देखो, उषा जो कविता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रयोगवादी जो कवि हैं वो अपने काव्य में किसी भी विषय, किसी सामान्य विषय को लेकर के भी वो कविताओं की रचना करने लगे। तो यहाँ पर जो कविता की रचना की है कवि ने वो उषा काल मतलब सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, सूर्योदय होने ही वाला होता है, और सूर्योदय से पहले का जो समय होता है जब संपूर्ण आकाश में सूर्योदय से पहले जो लालिमा व्याप्त हो जाती है, तो कवि उस सूर्योदय से पहले के जो समय है उसको निहारता है, अपनी आंखों से देखता है उसको, और प्रभावित होकर के उस मनमोहक दृश्य से मोहित होकर के कवि एक सुंदर रचना का क्या करता है, निर्माण करता है। कवि प्रातःकालीन सौंदर्य को देखता है, उषा काल के सौंदर्य को देखता है। वो देखता है कि किस प्रकार प्रकृति हर पल अपने सौंदर्य को बदल रही है। जैसे जैसे उषा काल का जो सौंदर्य है वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उषा काल का जो समय है वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हर पल प्रकृति जो है वो अपने सौंदर्य को बदल रही है, और उसका जो सौंदर्य है वो हर पल एक नया रूप, एक नया रंग लेकर के आ रहा है। जैसा मैंने बताया था कि कवि ने, जो प्रयोगवादी जो कवि थे, उन्होंने नए नए उपमान प्रयोग में लिए हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने इस कविता में नए बिंब, नए उपमानों के द्वारा उस उषा काल के सौंदर्य को चित्रित करने का प्रयास किया है। और कवि ने जो भी उपमान लिए हैं कवि ने, वो सारे के सारे जो उपमान हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं। एक ग्रामीण परिवेश का एक गतिशील चित्र जो है वो कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। देखो, बहुत ही स्वाभाविक है, कवि की जो कविता है वो उषा काल को लेकर के कवि ने रचित की है, और उषा काल जो है वो अपने आप में एक गतिशील है, मतलब वो हमें एक गतिशील होने का एक जीवंतता का हमें संदेश देता है। उषा काल जो है वो हमें जीवन में गतिशीलता का, जीवंतता का संदेश देता है। तो उसी प्रकार कवि ने जो उपमान लिए हैं ना, वो सभी के सभी ग्रामीण परिवेश की गतिशीलता और जीवंतता को चित्रित करने वाले जो है उपमान यहाँ पर प्रयुक्त किए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक उपमान कवि ने प्रयोग किए हैं, और प्रयोगवादी कविता है तो ऐसे उपमानों को कवि ने चित्रित किया है जो पहले कभी इस प्रकार के उपमान उषा काल के लिए प्रयोग नहीं किए गए। तो देखो, ग्रामीण परिवेश से कवि ने प्रयुक्त किया है उनको, विशेष वगैरह मैंने आपको बताई दिए थे, संदर्भ बताई दिया था। अब सहजता से इस कविता को समझने का प्रयास करें आप। कोई भी किसी प्रकार की भी कोई परेशानी होती है तो मुझे बताएं, मैं उसको पुनरावृत्ति करूंगा, पर ऐसा होगा नहीं, आप आसानी से समझेंगे इसको, सरलता से, सहजता से समझने का प्रयास करें। देखो, कवि कहना चाहता है क्या, उषा काल का चित्रण करते हुए कवि प्रातःकालीन सौंदर्य को देखता है, उषा काल में उस सौंदर्य को निहारता है, और उससे मोहित होकर के कवि क्या कहना चाहता है, किन नवीन उपमानों का प्रयोग करता है कवि। देखो, किस बिंबु के द्वारा एक शब्द चित्र सा प्रस्तुत कर देता है कवि। देखो, कवि ने बिंब जो है ना, बिंब के द्वारा इस उपमानों को या इस कविता को या उषा काल को चित्रित करने का प्रयास किया है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम सुन रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम उषा काल का दर्शन कर रहे हैं। हम कवि के साथ, कवि जो है वो स्वयं उस उषा काल के सौंदर्य को नहीं देख रहा, बल्कि ध्यान से देखो कितनी अच्छी कविता है
कितना सुंदर दृश्य जो हो कवि ने चित्रित किया है। कवि इसमें व्यक्त करना चाहता है क्या कि कवि जब उषा काल के सौंदर्य को देखता है तो वो स्वयं नहीं देखता, बल्कि उन बिंबों के माध्यम से हमें भी उस सौंदर्य को दिखाने का प्रयास करता है। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा चित्रित होता है जैसे प्रत्यक्ष हम उसे पढ़ नहीं रहे, बल्कि प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से उस सौंदर्य को देख रहे हैं। इतना सुंदर और मनमोहक चित्र जो हो कवि ने प्रस्तुत किया है। देखो कवि ने क्या समझाने का प्रयास किया है। प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसे। प्रातःकालीन उषा काल के सौंदर्य को, आकाश को कवि निहारता है, उस सौंदर्य से मोहित होता है कवि, मोहित होता है। और कवि ने नवीन उपमानों के द्वारा, नवीन बिंब के द्वारा उस सौंदर्य को चित्रित करने का प्रयास किया। कवि क्या कहते हैं, देखो, प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसे, कि प्रातः काल का जो आकाश है ना, प्रातः काल का जो आकाश है वो एक सुंदर नीले शंख जैसा क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। किसके समान लग रहा है? सुंदर नीले शंख जैसा आकाश जो है वो प्रतीत हो रहा है। प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसे, भोर का नभ, कि प्रातः काल, उषा काल, सूर्योदय से पहले का जो समय है उसको कवि देखता है और कहता है कि प्रातः काल का जो आकाश है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, कि एक बहुत बड़ा एक नीला शंख है, उसके समान आकाश जो हो दिखाई दे रहा है। या कवि कहते हैं कि समय थोड़ा सा और आगे निकलता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, और प्रातःकालीन ओस की जो बूंदें हैं, ओस की बूंदों से प्रातःकालीन जो आकाश है वो थोड़ा नम हो जाता है, गीला हो जाता है। नीले शंख जैसा तो लगता ही है, पर ओस की बूंदें होती हैं, ओस कणों के कारण प्रातःकालीन जो आकाश है वो थोड़ा नम हो जाता है। तो कवि ने एक नवीन सटीक उपमान प्रयुक्त किया है कि आकाश ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है, कैसा? राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, कवि क्या व्यक्त करना चाहता है कि आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है कि राख से चौका जब, मतलब मैंने बताया ना कि ग्रामीण परिवेश से जो उपमान है वो प्रयुक्त किए गए हैं। और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि प्रातःकाल उठते ही उषा काल में ही, सूर्योदय से पहले ही महिलाएं जो हैं वो उस स्थान पर चौका लगा देती थी, गाय के गोबर वगैरह से इस चौका लगा देती थी, जिससे वो जो शुद्ध है, वो जो स्थान है वो शुद्ध हो जाता था। तो वो जब गीला होता है, चौका जो क्या हुआ है, गीला होता है, थोड़ी सी कालीमा, थोड़ी सी नीलिमा लिए होता है। समझने का प्रयास करो। चौका जब गीला होता है तो वो थोड़ी कालीमा, थोड़ी नीलिमा लिए रहता है। और आकाश भी जो है वो क्या है, नीले शंख जैसा कवि ने बताया, आकाश भी है नीलिमा और कालीमा थोड़ी सी लिए हुए है, और ओस कणों से वो नम है, तो कवि ने कहा है कि अब आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका जो अभी क्या है, गीला पड़ा हुआ है। देखो, जो अभी गीला पड़ा है कवि ने उसे कोष्टक में दिया है। ये भी एक प्रयोगवादी कविता का एक सुंदर उदाहरण है, सुंदर विशेषता है कि कवि ने अपने जो उपमान है उसको कोष्टक में व्यक्त करके उस उपमान को पूर्णता देने का प्रयास किया है। उपमान कौन सा है? राख से लिपा हुआ चौका, ये उपमान है। राख से लिपा हुआ चौका, आकाश को बताया किसके समान लग रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, और उस उपमान को पूर्णता देने के लिए कोष्टक में व्यक्त किया है उसे कि अभी वह क्या है, गीला पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? कवि ने ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कवि ने ये उपमान क्यों प्रयुक्त किया कि आकाश को राख से लिपा हुआ चौका जो अभी क्या है, गीला पड़ा है। उपमान क्यों प्रयुक्त किया? ये इसलिए प्रयुक्त किया कवि ने क्योंकि आकाश जो है वो थोड़ा कालिमा से युक्त होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी कालिमा से क्या होता है, युक्त होता है, और उसको कवि ने गीला बताया है। तो आकाश भी ओस कणों से क्या होता है, गीला होता है। तो बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर उपमान जो हो कवि ने यहाँ पर प्रयुक्त किया है कि आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका जो अभी क्या पड़ा है, गीला पड़ा है। बता सकते हो क्यों प्रयुक्त किया है? आगे देखो, कवि कहते हैं कि समय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, समय
क्योंकि मैंने बताया था प्रारंभ में ही कि प्रातःकालीन जो उषा काल है, उषा काल में हर पल जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, प्रकृति जो है वो अपने नए रूप रंग में दिखाई देती है। तो अब कवि कहते हैं कि समय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है ना, तो थोड़ी सी लालिमा जो हो क्या हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब सूर्योदय होने ही वाला होता है ना, सूर्योदय होने ही वाला होता है, तो थोड़ी सी कालिमा थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ी सी लालिमा जो हो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कवि कहते हैं, देखो क्या कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर में जैसे धो दी गई हो, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर में धो दी गई हो। अर्थात एक बहुत बड़ी काली सिल है, एक बहुत बड़ी काली क्या है, सिल है, और उसे लाल केसर में जैसे क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो। इस प्रकार से उस काले आकाश में लालिमा जो है व्याप्त है। मैंने पहले भी कहा था प्रारंभ में ही कि जो उपमान जो कवि ने प्रयुक्त किए हैं, जो बिंब जो कवि ने दिए हैं ना, वो कहां से दिए हैं, ग्रामीण परिवेश से दिए हैं, ग्रामीण परिवेश से दिए हैं। प्रातःकालीन जो महिलाएं हैं चौका वगैरह लगा करके जहां वो रसोई बनाएंगी, उसमें चौका वगैरह लगाने के बाद में सिल पत्थर होता था, वहां पर पत्थर पे मसाला वगैरह पीसने का काम किया जाता था महिलाओं के द्वारा। तो उसका सटीक उपमान जो हो प्रयुक्त किया है कवि ने कि अब आकाश ऐसा दिखाई देता है क्योंकि नीलिमा के ऊपर थोड़ी सी लालिमा जो हो क्या हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी काली सिल है और उसको जैसे लाल केसर में जैसे क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो, ऐसा आकाश जो हो प्रतीत होता है। या फिर कवि कहते हैं ऐसा लगता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कि एक बहुत बड़ी काली स्लेट है, एक बहुत बड़ी काली क्या है, स्लेट है, और उस पर लाल खड़िया चौक जो है वो क्या कर दिया गया हो, मल दिया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कालिमा के ऊपर, नीलिमा के ऊपर फैली हुई लालिमा, ऐसा प्रतीत होती है। तो ये जो उपमान, ये जो बिंब दिया गया है, ये भी कहां से लिया गया है, ग्रामीण परिवेश से लिया गया है। कि प्रातःकाल बच्चे उठते हैं और अपने दैनिक जीवन क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में वो विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं। तो विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं, अपना जो उसका उनका जो बस्ता है जिसमें जो स्लेट है, चौक है, उनको वो संभालते हैं। तो वहां से वो जो उपमान है वो क्या किया है, कवि ने प्रयुक्त किया है कि अब आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक बहुत बड़ी काली क्या है, स्लेट है, और उस पर जैसे लाल खड़िया चौक जो हो क्या कर दी गई हो, मल दी गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कालिमा नीलिमा के ऊपर व्याप्त लालिमा। समझ रहे हो, बहुत ही सुंदर स्वाभाविक को चित्रण किया है कवि ने प्रातःकालीन उषा काल का। देखो कवि कहते हैं कि अब समय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, क्योंकि उषा काल का जो समय है वो हर पल एक नए रूप रंग में सामने आ रहा है, हर पल अपने रूप को जो वो क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, और परिवर्तित कर रहा है। अब कवि कहते हैं अब समय ऐसा हो गया है, वहां का जो वातावरण है आकाश का, क्योंकि सूर्योदय बस कुछ पल बाद में होने ही वाला है। तो जैसे सूर्योदय होने ही वाला होता है ना, तो एक स्वर्णिम आभा जो वो चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। स्वर्णिम आभा चारों ओर फैल जाती है, और किरणें जो है, सूर्य की किरणें जो है, वो सूर्य उदय तो नहीं हुआ है पर सूर्य की किरणें प्रकट होने ही वाली हैं। तो ऐसा जैसे वो हिलती हुई प्रतीत होती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या प्रतीत होती हैं, हिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो कवि ने एक बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर उपमान जो है यहाँ पर प्रयुक्त किया है। क्या किया है, देखो, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कि जैसे एक बहुत बड़ा नीला जल का सरोवर है, एक बहुत बड़ा नीला जल का क्या है, सरोवर है, और किसी युवती की गौरवर्णी शरीर जो है उसमें क्या है, स्नान कर रहा है, और वो जैसे स्नान करते हुए धीरे धीरे क्या कर रहा हो, जैसे हिल रहा हो ना, ऐसे अब आकाश जो हो क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब चारों ओर स्वर्णिम आभा जो है क्या हो जाती है, व्याप्त हो जाती है, और सूर्योदय होने ही वाला है। तो जो किरणें जो प्रकट होंगी तो वो थोड़ी सी हिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो वो जो दृश्य है, मनोहारी मनमोहक जो दृश्य है, वो अब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा नीला जल का सरोवर है, और उस सरोवर में किसी नायिका की, किसी युवती की गौरवर्णी जो शरीर है वो उसमें हिल रहा है, स्नान कर रहा है। ऐसा अब आकाश जो है वो प्रतीत हो रहा है। आकाश की नीलिमा में व्याप्त सूर्य की स्वर्णिम जो आभा है वो अब इस प्रकार परिलक्षित हो रही है। तो बहुत ही सुंदर सटीक उपमानों के द्वारा एक गतिशील चित्र जो हो प्रस्तुत किया है ग्रामीण परिवेश का है। देखो,
ग्रामीण परिवेश का महिलाएं प्रातःकाल उठती हैं, उठने के बाद में उषा काल में ही महिलाएं जो है ग्रामीण परिवेश में उठ जाती हैं। उठ करके वो चौका जो रसोई जहाँ बनाई जाती है उसके ऊपर चौका लगाती हैं, फिर मसाला वगैरह जो है वो तैयार की जाती हैं और फिर रसोई बनाने से पहले वो पहले स्नान करती हैं। रसोई बनाने से पहले क्या करती हैं? स्नान करती हैं। विद्यालय जाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने विद्यालय जाने की जो है वो क्या है तैयारी करते हैं। तो एक जो वहां का जो दृश्य जो प्रस्तुत किया है कवि ने, जो बिंब जो प्रस्तुत किया है कवि ने, वो ग्रामीण परिवेश का एक गतिशील चित्र जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत ही मनोहारी, बहुत ही मनोमोहक जो दृश्य है वो कवि के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और कवि कहते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का, क्योंकि अब क्या हो गया है? सूर्योदय हो गया है। हर पल जो उषा काल में जो सौंदर्य बदल रहा था, उषा काल हर पल जो अपने रूप को क्या कर रही थी? बदल रही थी। कवि कहते हैं कि अब वो उषा काल का जो जादू है वो अब क्या हो गया है? चमत्कार जो है, जो सौंदर्य जो है वो अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब सूर्योदय हो गया है। उषा काल जो हो वो अब समाप्त हो गया है। तो बहुत ही सुंदर, स्वाभाविक, बहुत ही मनमोहक चित्र जो हो कवि ने यहाँ पर प्रयुक्त किया है उषा काल के लिए। एक छोटी सी कविता थी ये उषा काल की, जो हर पल प्रकृति अपने रूप को बदल रही है और उन रूप को बदल रही है। कवि ने सब चित्र के माध्यम से उस सौंदर्य को हमें दिखाने का क्या किया है? प्रयास किया है। और कवि ने जो उपमान, जो बिंब जो प्रस्तुत किए हैं वो कहाँ के लिए किए हैं? ग्रामीण परिवेश के लिए हैं। और ग्रामीण परिवेश में जो गतिशीलता होती है प्रातःकाल के समय, उषा काल के समय, उस गतिशीलता को ही कवि ने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है। तो ये अपनी जो कविता थी, छोटी सी कविता, ये कंप्लीट हुई। इसमें कोई भी किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझे भेजें, मैं उसका पुनः समाधान करूंगा। और यदि मैं एक बार पुनः कह रहा हूं आपको कि यदि मेरे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो हो वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।